अड़ंकेल, अड़ंकेल और अड़ंकेल ऐसी हसीना का नाम है जो सबको बदल देती है। ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसने मुझे बदल दिया, जैसे इसने शाफिया को बदल दिया था। शाफिया, उससे तो आपको मिलवाती हूँ, लेकिन पहले ये बता दूं कि अड़ंकेल को हसीना इसलिए कहा कि अगर ये वाकई किसी हसीना का नाम होता तो उसके दिल तक पहुंचने में इतनी मुशक्कत ना उठानी पड़ती जितनी अड़ंकेल पहुंचने में उठानी पड़ी। लेकिन इस मुशक्कत के बाद आपको जो मिल जाता है वो सारी मुशक्कत भुला देगा। कभी ना भूलने वाला नजारा, लकड़ी के घरों में रहकर हर तरफ लकड़ी की खुशबू, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, हर तरफ बर्फ के पिघले हुए पानी के झरनों की धीमी सी आवाज। और घास पर पांव रखकर दिमाग तक सुकून महसूस करना। और पता नहीं क्या क्या तहाइफ दे दिए थे इस जगह ने, जहां कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तो किस्सा कुछ यूं है, जब आप मुजफ्फराबाद से तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफर करके केल पहुंचेंगे तो आपको अपना सामान वहीं कहीं छोड़ना होगा, क्योंकि आगे हाइकिंग करके जाना है और सिर्फ वही सामान लेकर जाया जा सकता है जो आसानी से उठाया जा सके। केल से थोड़ी सी ट्रैकिंग करके आपको मिलेगी चेयरलिफ्ट, जहां थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सयाहों और मकामी अफराद का बहुत रश होता है। और ये वाहिद सवारी है जो आपको दरिया के उस पार ले जाएगी। लिफ्ट के नीचे 1 घंटे का ट्रैक भी है जो आपको पैदल उस पार ले जा सकता है, लेकिन इसका कोई रोड कनेक्शन नहीं है। लिफ्ट में बैठना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था। खैर, इसके बाद आती है 30 से 40 मिनट की हाइक जो आपको वाकई थका देती है और बहुत से लोगों की इस पर बस हो जाती है। लेकिन अड़ंकेल जाने की खुशी में वहां बूढ़ों, बच्चों, तालिबे इल्मों और बड़ी तादाद में सयाहों को रुक रुक कर अपने सांस पर काबू पाकर जाते देखा। कहाँ जा रहे हो सारे? ऊपर जा रहे हैं बर्फ में। फर्स्ट टाइम जा रहे हो? या पहले कभी नहीं देखी बर्फ ऐसी वाली? कहाँ से आए हैं इतने सारे बच्चे? आए कहाँ से हैं? हम सरगोदा से आए हैं। सरगोदा से आए हैं? और आप वहाँ से चेयरलिफ्ट होके आए हैं? नहीं, यहाँ पे कैसे आए हैं? पैदल आ गए हैं इतने सारे बच्चे। और लिफ्ट से करते पहले ही आए हैं, फिर ऊपर जाके क्या करोगे? स्टे करोगे? खेलेंगे, हम ना स्नोमैन बनाएंगे। देखो हम सामान लाए हैं, पत्थर वगैरह भी लाए हैं, उसकी नोसी भी लाए हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या करोगे? ऊपर स्टे हम करोगे? उसके सर पे ना टोपी भी लाए हैं लगाने के लिए, और इसमें थोड़ा फूल भी हैं, उसको सजाएंगे। जाहिरी बात है, जैसे नॉन हाइकर्स जा रहे थे मैं भी वैसे ही पहुंची, और आखिरी स्टेप पर जो देखा शायद वो कैमरे की आंख भी ना दिखा सके और अल्फाज बयान ना कर सके। इसके लिए आपको अड़ंकेल जाना ही पड़ेगा। कहते हैं अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिल सकती, वैसे ही अड़ंकेल क्या है वो आप किसी भी व्लॉग से नहीं जान सकते जब तक आप खुद वहां ना चले जाएं। कैमरे की मसनूई आंख अल्लाह ताला की बनाई हुई आंख जैसा कुछ कैप्चर नहीं कर सकती, इसलिए आपको अड़ंकेल आना ही पड़ेगा। दूर से जिस बर्फपोश पहाड़ी और जंगल को देख रही थी वो दुनिया से दूर कहीं आसमानों में फैला हुआ सरसब्ज मैदान होगा ऐसा नहीं सोचा था। इस घास पर नंगे पांव चलकर और कुछ देर इस जमीन पर लेटकर कुदरत की मेहरबानियों को महसूस किया।
ना मोबाइल के सिग्नल थे और ना ही मोबाइल चार्ज करने को बिजली, सो पावर बैंक भी कितना चलता। इसलिए इस बीमारी को साइड पर रख देना भी एक ब्लेसिंग था। अड़ंकेल में जब तक आप रहेंगे तब तक यहाँ से बाहर की दुनिया को भूल जाएंगे। यहाँ की शाम, यहाँ की सुबह, यहाँ का दिन मुसलसल सुकून का काफिला लेकर चलता है। एक एक पल आपको रोकता है कि यहाँ से वापस मत जाओ। इसी तरह इसने शाफिया को रोक लिया, जो ट्रैकिंग के लिए कराची से आई थी, फिर यहीं की हो गई। तो चलो पहले शाफिया के घर चलते हैं। अड़ंकेल में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ की आबादी जो कहा जाता है कि 2000 नफूस पर मुश्तमिल है, उन्हीं 2000 में से एक इंस्पायरेशनल स्टोरी मेरे सामने आई है। और वो ये है कि मेरे साथ इस वक्त मैं घर पे आई हूँ, यहाँ पर अड़ंकेल के लोकल घर पर आई हूँ, और यहाँ पर मुझे एक ऐसी खातून मिली है जो कि बहुत इंस्पायरेशन है ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये कराची से यहाँ पर आई हैं और पहाड़ों में सेटल हुई हैं। और बहुत मुश्किल होता है शाफिया, आपसे मिलके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग आपको देख के भी आ रही है, आपके घर को देख कर आ रही है। तो आप कैसे कराची से यहाँ कैसे सेटल हुई, ये क्या एक्सपीरियंस था आपका? असल में 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और 3 साल से मैं मुस्तकिल यहाँ पे सेटल हूँ। शुरू में मुझे बहुत मुश्किलात मौसम के हवाले से पेश आई थी, क्योंकि कराची में शदीद गर्मी है और यहाँ शदीद सर्दी का मौसम है, तो मुझे बहुत सर्दी लगती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब यूज़ टू हो चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे कुदरती मनाजिर में मुझे मज़ा बहुत आता है, सुकून मिलता है। अब मेरा वापस जाने को दिल नहीं चाहता। तो यहाँ माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और सेटल हूँ अच्छी तरह से, कोई परेशानी मुझे नहीं है। वैसे लोग समझते हैं कि यहाँ एक पहाड़ी इलाका है तो पता नहीं किन मुश्किलात में, बेसिक मुश्किलात तो हैं जैसे हॉस्पिटल की सहूलत है या जो दूसरी होती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे रहने वाले लोग। केल में हॉस्पिटल है तो किसी तरह ले जाते हैं उनको, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेहत भी अच्छी रहती है लोगों की और सुकून भी बहुत है। तो कराची में आप क्या करती थी? कराची में मैं जॉब करती थी। तो एक जॉब की लाइफ छोड़ के यहाँ पहाड़ों में इतनी दूर, और ये एरिया तो ऐसा है जिसकी कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर जिस तरीके से लोग अपना सामान भी लेकर आते हैं, खुद हाइकिंग करते हुए आते हैं, तो आपने कैसे सोचा कि आप यहाँ पे रह सकती हो? जब मैं जॉब करती थी ना, तो असल में मुझे उस टाइम पे शौक हुआ था पहाड़ों में घूमने का ना, तो मुझे साल में 2 छुट्टियाँ 2 दफ़ा लेके तो मैं कहीं ना कहीं हाइकिंग पे जाती थी, या तो गिलगित जाती थी, और कश्मीर तो मस्ट आती थी हर साल ही। 2015 या 16 से तो मैं हर साल यहाँ पे आ रही हूँ। तो मुझे ये जगह बहुत पसंद भी आई थी, तो इत्तफाकन मेरी अम्मी आई थी मेरे साथ, तो मैंने उनसे कहा मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं करता ना, तो फिर अम्मी ने मेरी मजाक में कहा कि तुम्हारी शादी मैं यहीं कराऊंगी ना। तो अचानक से ही ऐसा हुआ कि वो उनकी बात सच हो गई। कहते ना मुंह से निकली बात बिल्कुल वही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तो आपने थोड़ा सा बताया था अभी कि आप कोई बुक लिखी आपने, वो क्या आपने यहाँ पर रह के लिखी या वहाँ से कराची से लिखी? वो मैंने कराची में शादी से पहले लिखी थी वो, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी कि शादी मेरी यहाँ पे होनी है। तो बुक लिखी थी, फिर मैं बुक सेरेमनी के लिए आई थी यहाँ पे। मुख्तलिफ शहरों में मैंने बल्कि अपने जो है इनाग्रेशन की थी, इस्लामाबाद में भी और मुजफ्फराबाद में भी। फिर उसके बाद में यहाँ भी आई थी, अड़ंकेल भी आई थी। तो बुक को पजीराई भी माशाल्लाह बहुत मिली है, और उससे शोहरत भी बहुत मिली है, बहुत से लोग जानते हैं, और मिलने भी काफ़ी लोग आते रहते हैं, और अच्छा भी लगता है मुझे एक तरह से कि एक नाम है और पहचान है। भटका हुआ मन बाय शाफिया खान, टाइटल भी बहुत ही, इनकी जो मिजाज है, उनकी फोटो भी अपनी है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। ये तो मैं टॉप पे बैठी हुई हूँ, ये इन्हीं पहाड़ों की हाँ, टॉप पे बैठी है। और ये आपको नहीं पता था तब कि आपने यहाँ पर आके रहना है, आपकी लाइफ यहाँ गुजरेगी। तो देखिए ये बिल्कुल इनकी लाइफ की अक्कासी कर रही है बुक। और इस बुक के हवाले से बताएंगी कि इसमें क्या क्या लिखा था आपने? इसमें ये आप बीती भी है, और जो है इसमें सफ़रनामा भी शामिल है, इसमें जो है थोड़ी सी फ़िलासफ़ी भी शामिल है। तो ये एक मिक्सचर है, इसमें पोइट्री भी है। तो ये एक नया स्टाइल है तकरीबन बुक लिखने का जो है ना, तो तकरीबन इसमें
सब कुछ मिक्सचर ही है, एक स्टोरी टाइप है ये बिल्कुल। और ये आपके पहाड़ों के सफरनामे पर है। पहाड़ों के सफर पर भी यहाँ पर रहकर अभी आप जो अपनी एक लाइफ गुजार रहे हैं उसके हवाले से आप क्या बताएंगी कि आपकी जो रूटीन होती है, एक तरह आप एक बहुत ही मॉडर्न सिटी से एक बिल्कुल ऐसे एरिया में आई हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी कहा जाता है कि नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो क्या आप यहाँ से ऑनलाइन जाती हैं, कोई अपनी व्लॉगिंग करती हैं या कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, और क्या आपको लोगों की तरफ से कोई किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है? मुझे लोकल लोगों की तरफ से तो किसी भी परेशानी का सामना फिलहाल नहीं है, बल्कि बहुत सपोर्ट करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं और माशाल्लाह मिलने भी आते हैं सारे। और मेरा पेज भी है फेसबुक पे, तो मैं उसको चलाती हूँ, उस पर अपनी पोस्टिंग करती हूँ, डेली रूटीन की भी करती हूँ और रैंडम वीडियोस भी अपनी लगाती हूँ और कभी कभी फूड व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है कि खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इवन के जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी खाने पीने की चीज़ें इतनी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो चीज़ें यहाँ पे बनाती हूँ जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी इन चीज़ों की नहीं होती। तो एक तरीके से ये भी करती हूँ कि यहाँ की लड़कियों को मैं वो चीज़ें सिखाती भी हूँ कि ये चीज़ें किस तरह बनेंगी और जो है शहरों में किस तरह के खाने होते हैं और किस तरह वो यहाँ बना सकती हैं। तो वो फिर कुछ मैं ये काम भी कर लेती हूँ। दूसरा डेली रूटीन मेरी ये है कि सुबह उठती हूँ, वही घर के काम थोड़े बहुत होते हैं, नाश्ता वगैरह करना, तो बाहर जाती हूँ, तो काफ़ी टाइम तो मेरा बाहर घूमने में ही गुजर जाता है। तो यहाँ पे लोग जो है ना घरों से ज़्यादा बाहर रहना पसंद करते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा लोकल लोगों को कि वो बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी फसल लगाने का मौसम आ जाएगा, तो ये अभी एक महीना पूरा अपना बाहर काम करेंगे, खेतों में फसल लगाएंगे, फिर अपने मवेशियों को ये लोग ऊपर लेके जाएंगे, जो इनकी बहकें होती हैं उधर लेके जाएंगे, फिर मवेशियों को संभालेंगे, फिर उसे जो भी घी वगैरह बनाते हैं। तो ये इनका प्रोसेस जो है ना वो मेरे ख्याल से सितंबर तक ये प्रोसेस इनका चलता रहता है। फिर नवंबर में जाके यहाँ पे फिर दोबारा सर्दी हो जाती है, तो ये लोग अपने घरों में स्टक हो जाते हैं। तो कितने मंथ्स के लिए इनका बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो जाता है और फूड स्टॉक करते हैं? कौन से मंथ्स के शुरू करते हैं? कनेक्शन तो ख़त्म नहीं होता, यहाँ के लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। यहाँ से नीचे केल भी जाते हैं, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे कई फुट होती है, 5-5, 6-6 फुट बर्फ़ होती है। इवन के जो फर्स्ट फ्लोर है वो बिल्कुल कवर हो जाता है बर्फ़ से, इसलिए यहाँ लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं रहते, ग्राउंड कवर हो जाता है। तो ये करते हैं कि 5 से 6 महीने का ये लोग अपना खाना पीना सब कुछ जो है वो स्टॉक रखते हैं। जो फसल लगाते हैं, आलू लगाते हैं, लोबिया देसी होता है, और सब्जियां वो खुश्क करके रख लेते हैं ताकि उनको सर्दियों में काम आए। तो यही चीज़ें उनकी सर्दियों में चलती हैं। अच्छा, कराची की जो मौसम है, कराची की गर्मी है, वहाँ तो कभी ऐसी बर्फबारी वाली ठंड का आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ से यहाँ आके सरवाइव करना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि अच्छा लगा। क्योंकि मैं अभी कराची जाती हूँ तो मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती वहाँ पे, तो अब आप यहाँ की होके रह गई? यहाँ के तकरीबन यहाँ के मौसम से मैं बिल्कुल मैच हो चुकी हूँ एक तरीके से। जाती भी हूँ सर्दियों में कुछ महीने के लिए, मैं अम्मी अब्बू से भी मिलने जाती हूँ, लेकिन फिर मेरा उधर इतना ज़्यादा दिल नहीं लगता है, तो मैं जल्दी वापस भी आ जाती हूँ। अच्छा, मैंने एंट्री होते वक्त देखा ये हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा हुआ था, और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड के सारे तकाजे हैं उस टाइप की चीजें हैं, तो आप लोग क्या यहाँ पर भी इस तरह की गैदरिंग करते हैं? यहाँ पे वैसे नहीं होता, लेकिन मैं जो है वो दोनों जिंदगी को लेके चलती हूँ अपने साथ ना, तो मैं शहरी जिंदगी को भी नहीं छोड़ती कि वो भी साथ साथ मेरे चलता रहे, और गांव की ज़िंदगी में भी मैं मिक्सअप होने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ की ज़िंदगी जो जैसी गुजर रही है तो तकरीबन चल जाता है गुजारा, कि अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया शाह। ड्रेस शाफिया देखिए अपनी ड्रेस माशाल्लाह। थैंक यू, आपने हमें ये ड्रेस दिया है पहनने के लिए, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए डबल लेयर में बनाया हुआ है। आई थिंक यहाँ के ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो इसलिए ऊपर वेलवेट है और अंदर इसके ये सारा लोकल खुद बनाती हैं। ये कढ़ाई करती है, ये बना के सेल करते हैं। थाउजेंड्स में क्या प्राइस होती है? ये 6 to 7,000 एक इसकी प्राइस होती है। शाफिया से मिलकर इस बात का एहसास हुआ कि अड़ंकेल वाकई यहाँ पर आने वालों को सुकून देता है।
कुछ देर बर्फ के पिघले पानी की ना सिर्फ आवाज़ सुनी बल्कि इसमें पाँव रखकर दिमाग तक ठंडक जाती हुई महसूस की। अड़ंकेल का कोई रोड कनेक्शन नहीं है। ये लोग सामान, ज़रूरत की चीज़ें सब इसी तरह कंधों पर सवार करके ले जाते हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया बसा बैठे हैं। इतनी मुश्किलात से गुजरकर यहाँ सामान पहुँचाया जाता है, फिर भी बर्गर का रेट 250 रुपये था, जो किसी भी ब्रांड के हज़ारों रुपए वाले बर्गर से बहुत अच्छा था। ये लोग अपनी बिजली बनाते हैं, जिस पर रात के वक्त सिर्फ छोटे बल्ब ही चल सकते हैं। अड़ंकेल ने मेरा दुनिया को देखने का ज़ाविया बदल दिया था। सबसे दूर एक पुरसुकून मकाम पर वाकई दुनिया भूल जाती है। मेरा घर, मेरी लाइफ, मेरी गाड़ी, मेरा सामान, मेरा 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 बस वहाँ जाकर एहसास हुआ हमने सब कुछ एक दिन छोड़ जाना है। फिर क्या तेरा और क्या मेरा। सितारों की मध्यम सी रोशनी में घुलती ख्वाबीदा सी शाम। अड़ंकेल की रात बहुत ठंडी थी, लेकिन इन पहाड़ों में गूंजती मगरिब की अजान और शाम का खाना बनाते वक्त लकड़ी का धुआं और लकड़ी की इमारत में हर तरफ अजीब सी मसहूर कर लेने वाली खुशबू अभी तमाम हिस्सों को बेदार कर रही थी कि सुबह सवेरे मुर्गे की बांग और परिंदों के गुनगुनाने से आंख खुल गई। पहली बार गुनगुनाते हुए परिंदों की आवाज़ सुनी थी। इससे पहले सिर्फ चहचहाना ही सुना था, लेकिन ये गुनगुनाता हुआ परिंदा दिखाई नहीं दिया। कमरे से बाहर आते ही एक हसीन तरीन सुबह देखी। ठंडी धूप, घरों की चिमनियों का नाश्ता बनाने का धुआं और हर तरफ खुश आमदीद करते लोग। हसीन वादियों में नाश्ता करने के बाद अब वक्त था इस वादी के बाकी हिस्से देखने का।
कसम हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इस हसीन सफर में अब बारी थी वापसी की और मुझे लगा कि हाइकिंग से ऊपर जाना मुश्किल था तो वापसी आसान होगी, लेकिन वापसी भी मुश्किल थी। अड़ंकेल की कशिश वापस जाने भी नहीं दे रही थी। दिल करता था कि वापस पलट जाऊं और अड़ंकेल को जी भर के महसूस कर लूं। वापसी पे ऊपर जाने वालों का जोशो खरोश उसी तरह था जो पहली बार इस हसीना को देखने जा रहे थे, और मैं सोच रही थी कि इनकी सोच से भी ज्यादा हसीन नज़ारे इनका इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? कराची। कितनी आपकी एज होगी? वैसे खवातीन से एज नहीं पूछते, लेकिन आप जो जिस तरह 50 से ऊपर आप लोग ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आपको कैसा लगा? आपको जो नजर आए ना वो 3 और हम 2 फ्रेंड्स। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, 5 फ्रेंड्स मिलके इस एज में आए हैं, और आप लोग इधर अड़ंकेल भी फर्स्ट टाइम देखेंगे। कैसा लगा कश्मीर आपको? बहुत अच्छा, बहुत मतलब मजे का है, सुकून है, अच्छा है। बस ये जरा चढ़ने में थकन सी है, लेकिन अभी आप यहाँ से जब ऊपर जाएंगी ना आपको सब भूल जाएगा। और मेरा मशवरा ये है कि जूते उतार के बस घास पे जब पाँव रखेंगी ना तो आपके पाँव से लेके आपके दिमाग तक ठंड जाएगी। क्योंकि हमारी भी सब बेटियां भी आई थी ना, तो वो यही कह रही थी कि आप लोग जाना जरूर ऊपर। ऐसे नहीं कि आप सोच के बैठ जाओ कि नहीं भाई हमें नहीं जाना, तो आप पछताओगे। केल वापस पहुंचकर दूर से वही जंगल और बर्फपोश चोटियां दिखाई दी। अड़ंकेल जैसे कोई हसीन तरीन ख्वाब था। आंख खुल गई और हमेशा यादों में रहने वाला ख्वाब शाफिया की किताब भटका हुआ मन की तरह मेरे साथ वापस जा रहा है।